वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर ये आपका 2 आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पेपर नंबर 1 भी किया था जिसको हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ साथ आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया जाएगा जिसके अंदर जितने भी पॉलिटिकल साइंस के पेपर होंगे वो आपको मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट के अंदर। बाकी जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता कि है क्या ये आपका, तो आपका आप सभी को पता होगा एग्जाम होने वाला है फाइनल, एंड उसके लिए आप सैंपल पेपर इसे कह सकते हैं या क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं जो हम खुद बनाकर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं पूरा पेपर। तो आइए सेकंड पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। 80 नंबर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है। पेपर के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप सामान्य निर्देश देख रहे होंगे। यहाँ पे बताया गया टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो कि सेक्शन ए बी सी डी और ई, ये 5 सेक्शन है जिसके अंदर आपका पूरा पेपर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 1 से 12 तक जो क्वेश्चंस बताए हुए आप देखेंगे जो पेपर में, वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, और ये सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी की बात करें 13 से 18 तक ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये सेक्शन बी में। सेक्शन सी की बात करें 19 से 23 तक ये 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि सेक्शन सी के अंदर होगा। सेक्शन डी में 24, 25 और 26वां जो क्वेश्चन होगा पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ये सेक्शन डी में होगा। एंड लास्ट सेक्शन सेक्शन ई आपका जो रहेगा 27 से 30 तक क्वेश्चन रहेंगे इसमें 6-6 नंबर के। तो ये पूरा पैटर्न है पेपर का आपका कि एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होगा आपका उसमें किस पैटर्न से आपका पेपर आएगा। एंड ये हिंदी मीडियम में था। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे आप देख पाएंगे दिया हुआ है द क्वेश्चन पेपर डिवाइड जो है आपका क्वेश्चन पेपर टोटल इन सेक्शन में सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, यहाँ पे 5 सेक्शन के अंदर पूरा पेपर डिवाइड है विथ 30 क्वेश्चन इन टोटल। यहाँ पे देखेंगे 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 13 to 18 2 मार्क्स की क्वेश्चन होंगे, 19 to 23 4 मार्क की। हिंदी मीडियम में जो मैंने आपको बताया बस यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है सेम वही चीज है। 24 to 26 क्वेश्चन जो रहेंगे पैसेज, कार्टून एंड में बेस्ड रहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 27 to 30 आर ऑफ 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए जो कि रहेगा आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, इसके अंदर 1 से लेके 12 तक आप क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन ए के अंदर। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे, वे अधिकार जो आपको संविधान के द्वारा दिए गए और जिसकी रक्षा जो है खुद न्यायालय करता है और उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर हम ऑप्शन देखिए, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, ये नहीं हो सकता। कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन घ है जिसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, वो मौलिक अधिकार है आपके। आप सभी को पता होगा 6 आपके टोटल मौलिक अधिकार है जिसके अंदर समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक, ठीक है, ऐसे करके आपके टोटल 6 अधिकार है। तो आपने पढ़े होंगे, तो ये आपका इसमें हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन घ, जिसमें संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर आप इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट जो है एक्यूरेट जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से कौन सा किया गया है फंडामेंटल राइट को आपको बताना है। जैसे राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नेवर बी रेस्ट्रिक्टेड। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। भारत का जो संविधान सभा है, देखिए संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। उन्होंने अपना पहला अधिवेशन यानी कब इकट्ठा हुए संविधान सभा में, क्योंकि संविधान बना रहे थे, तो पहली बार जो हुआ वो कब हुआ, आकर इकट्ठे हुए सभी, तो वो होता है 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन का होगा। पहला जो अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को होता है, क्योंकि हम संविधान बनाने की कोशिश आजादी से पहले से ही कर रहे थे। आगे की तरफ अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर है दूसरा इंग्लिश मीडियम में ही, व्हेन वाज द फर्स्ट जो है सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड। तो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मिलान करने के लिए कहा गया है इसमें। अगर आप देखें तो ब्रिटेन का संविधान, देखिए हमने क्या क्या चीज लिया है, ये वही है जो 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को उधार लिए गए टोकरा कहा जाता है इस तरह से, या पुष्प गुच्छ कहा जाता है, आपको बताना है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने कानून के शासन का विचार लिया, आप सभी को पता होगा। कनाडा के संविधान से हमने छोटी छोटी जो शक्तियां रहती है, अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिया है।
और अमेरिका के संविधान से जो आपके मूल अधिकार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए। तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो पहले का यहाँ पे दूसरा आएगा। अगर हम देखें जो पहला है यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ऑप्शन में अगर देखें हम तो ए का यहाँ पे पहला बताया गया है तो ये गलती हो जाएगा। यहाँ पे ये गलती हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ये राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी वो निकल कर आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, मैच करना है आपको। यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, कनाडा से हमने प्रिंसिपल ऑफ रेसिडुअल पावर्स लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी लिए एंड फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए। तो ऑप्शन जो ग है वो इसका यानी ऑप्शन सी कह ले आप ग कह ले वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य में, विधान परिषद सदस्य में, राज्यपाल में या राष्ट्रपति में? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन घ राष्ट्रपति निकल कर आ जाएगा। इसके चुनाव में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को इंग्लिश मीडियम में देखे, इन हुज इलेक्शन इन इंडिया जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम इज एडॉप्टेड। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं भारत में उसके लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आएंगे, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो जैसा कि बताया गया आप देखेंगे 45 दिया हुआ है, 28, 60 या 35। तो राइट आंसर जो है राष्ट्रपति जो बनने के लिए जो है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसी को अगर राष्ट्रपति बनना है तो। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट? तो आपकी 35 इयर्स एज होनी चाहिए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आप देखते होंगे संसद, आपने पढ़ा होगा संसद के बारे में। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में पूछा गया कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति? तो राइट जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी निकलकर इसका राइट आंसर आएगा। आगे की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 7 का पूछा गया है, ये आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन दिया हुआ है भारत की संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है। भारतीय संविधान को उधार लिया गया थैला कहा जाता है, किस वजह से? क्योंकि भारतीय संविधान में कई प्रावधान जो है अन्य देशों के संविधान से लिए गए, कई सारे हमने सिद्धांत दूसरे देशों के संविधान से लिए, जैसे कि हमने अभी मिलान वाले क्वेश्चन में देखा था। तो इसका राइट आंसर देखिए, कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन का इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, जैसे बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ बोरोड बैग। तो यहाँ पे मैनी जो प्रोविजंस है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। तो बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारत जब हमारा संविधान बनाया गया था तो आप सभी को पता होगा इसके अंदर 395 जो है आर्टिकल्स है, 395 से ज्यादा यहाँ पे आर्टिकल है। जैसा कि हमने किताब में पढ़ा 395, अभी ज्यादा हो गए हो तो अभी अपडेट ले सकते हैं आप सर्च करके। बाकी 395 आर्टिकल है। तो उसके साथ साथ क्या है इसमें कई 395 अनुच्छेद के अलावा यहाँ पे भागों में भी डिवाइड है। ये पहले के समय जो है 395 अनुच्छेद तथा 22 भागों में विभाजित थे, अब शायद ज्यादा हो गया हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है किस अनुसूची में रखा गया है? तो अगर हम देखें यहाँ पे अनुसूची 6ठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं। तो राइट आंसर आपको बताना, मुझे इसका कमेंट में बताइए आप आंसर कि केंद्र और राज्य जो है उसके बीच जो शक्तियां है उसका वितरण किस अनुसूची में रखा गया है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इन विच शेड्यूल हैज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट बीन केप्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 6th शेड्यूल में है, 7th में है, 8th में या 9th में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या निकल कर 8वें का। जो बच्चा सही आंसर देगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9वीं की तरफ आते हैं, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? आप सभी देखते होंगे
त्रिस्तरीय राज्य हमारी, जैसे सबसे पहले ऊपर आता है केंद्र, फिर उसके बाद आता है राज्य, फिर आता है स्थानीय शासन। तो 3 स्तर पे जो हमारी शासन व्यवस्था, यानी कितने स्तर पर, पंचायती राज व्यवस्था, सॉरी पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा। पंचायती राज व्यवस्था भी 3 भागों में डिवाइड है, आप देखते होंगे जिला पंचायत ऐसे करके, तो त्रिस्तरीय वो भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन घ ही आएगा इसका। आगे की तरफ आएंगे, इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पंचायत हैज राज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो 3 टायर में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन है किस वर्ष हुआ था, पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 1951। इसके अंदर जो है सबसे पहला संविधान में संशोधन हुआ था। 10वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1951 में, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां पूछा गया, सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है? स्पष्ट होता है राजनीति से, दर्शन से, इतिहास से या भूगोल से? देखिए, सरकार कैसे बनेगी, कैसे कार्य करेगी, ये सभी जो है राजनीति से ही डिसाइड होता है। तो ऑप्शन का इसका भी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, इसका का आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देखें, इट इज क्लियर हाउ जो गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शंस। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा? तो अगर हम देखें तो ये सभी नारे थे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के, तो ऑप्शन घ ये सभी आ जाएंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच जो है रिवॉल्यूशनरी? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज कह सकते हैं आप इसे, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड मदरहुड, ये सभी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये आपका 1 से 12 तक जो अभी तक आपने क्वेश्चन देखे, ये सभी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। एग्जाम में भी कुछ इसी तरह, इसी पैटर्न पे आएगा, आपका मिलान भी होगा आपका वहां पर। एंड ये 1 से 12 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो सेक्शन ए में आपसे पूछे जाएंगे। सभी 1-1 नंबर वाले ही है। आगे चलते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन यहाँ से बी स्टार्ट हो जाता है आपका। एंड सेक्शन बी के अंदर जो है सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 13 से लेके 18 तक क्वेश्चन होंगे ये सेक्शन बी के अंदर, और ये 2-2 नंबर वाले होंगे। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं हम अब। क्वेश्चन पूछा गया 13वां, यदि संविधान में मूलभूत कानूनों नियमों का अभाव होता तो क्या होता? अगर हम देखें संविधान, जैसे हमारा संविधान भी है, अगर ऐसा बोला गया है कि कोई ऐसा संविधान है जिसके अंदर मूलभूत नियम और कानून है, वो हो ही ना, उसका अभाव हो, तो क्या होगा? तो देखिए, देश सही से चल नहीं पाएगा, देश में जो है हालत बिगड़ेंगे, न्यायपालिका होगी उसकी कमजोरी होगी। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो यदि किसी राष्ट्र के संविधान में मूलभूत कानूनों या नियमों का अभाव होता है तो कई समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। यह कुछ संभावनाएं हो सकती है, जैसे कि आप देखेंगे अस्थिरता, यहाँ पे अनियमितता और अस्थिरता बताया हुआ है। जैसे संविधान के अभाव में राष्ट्र में कानूनी स्थिति में अस्थिरता, अनियमितता उत्पन्न हो सकती है। ये लोगों को असुरक्षित और अनिश्चितता की भावना का सामना करने के लिए भावना, मतलब ऐसा समय ला सकती है जब जो है लोग की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगी। एंड यहाँ पे अगर आप देखें न्यायपालिका की कमजोरी, जब कोई नियम होंगे ही नहीं, नियमों का अभाव ही होगा, तो न्यायपालिका निर्देश क्या देगी, किससे देगी? तो इस वजह से भी देखेंगे तो न्यायिक जो प्रक्रिया रहती है उसके अंदर भी अस्थिरता आ सकती है। ये कारण आप डाल सकते हैं। 2 नंबर में ही पूछा गया था, मैंने आपको हेडिंग करके, सब हेडिंग करके एक्सप्लेन किया। इन सभी कारणों से संविधान में मूलभूत कानूनों और नियमों का अभाव एक राष्ट्र के लिए सामाजिक न्याय, सुरक्षा और स्थायिता में दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे देशों को संविधान रहते, कभी बनते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, कभी वो कुछ साल तक चलते हैं। जैसे नेपाल के संविधान को देखें हम, तो उनका संविधान कई बार बना है, कई बार जो है टूटा है। तो अगर आप देखेंगे तो संविधान के अंदर जब मूलभूत कानून, यानी मूलभूत का मतलब क्या, जो जरूरी चीजें हैं, जो होनी ही चाहिए, अगर वही नहीं होगा तो फिर देश को कैसे चलाएंगे? तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी इनके अंदर। एंड 13वें क्वेश्चन को ही आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लैक फंडामेंटल लॉ एंड रूल्स? यहाँ पे बताया गया, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इफ जो है नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन लैक फंडामेंटल लॉ और रूल्स, मैनी प्रॉब्लम्स कुड अराइज which could be important from a political, social and judicial point of view. These could be some जो है possibilities हो सकती है, जैसे instability रहेगी और weakness of judiciary रहेगी। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन दे सकते हैं
इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेबिलिटी एंड जो है इरेगुलरिटी में अराइज इन द लीगल सिचुएशन इन द नेशन. This can cause people to face a feeling of insecurity and जो है uncertainty. Weakness of judiciary देखिए हम तो weakness रहेगी judiciary की. The absence of legal rules in the constitution may impair the relationship directing the judiciary as it may create monetary instability in the judicial process. So for all these reasons, the lack of fundamental laws and rules in the constitution can create problems for a nation in social justice, security and stability. तो यहाँ पे आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं. आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 2 योग्यताएं कौन सी होनी चाहिए. तो जैसे संसद है, संसद आप पढ़ते होंगे, उसके 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा. मैं बार बार आपको बताता हूँ. तो राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले नागरिकता की बात करें, अगर भारत के अंदर कोई भी पद चाहिए उसके लिए नागरिकता की बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए. ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले. इसके लिए कुछ आयु सीमा भी तय की गई है कि इतने वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए. तो जो कि राज्यसभा के लिए दिया गया है 30 वर्ष. एंड यहाँ पे राज्य के प्रति जो है स्थायित्व, यानी सदस्यों को उस राज्य के लिए जिसके लिए वह राज्यसभा में नामांकन कर रहा है वह निवास करना चाहिए, या उसके लिए वह निर्वाचित हो रहा हो वह निवास करना चाहिए. यानी अगर आप राज्यसभा में जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे मान लेते आप जो है यूपी से जा रहे हैं, तो यूपी के आप क्या होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए. यानी आपका एक तरह से कह लेना आप यहीं से वोट डालते हैं कि आपका यहीं से आपका पूरा एड्रेस है या जहां से आप वोट डालते हैं तो आपका प्रमाण है कि आप यहाँ रहते हैं. ठीक है, और यहीं से चुनाव लड़ सकते हैं. तो ये होना चाहिए सदस्य को उस राज्य के लिए जिसके लिए राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहा है में निवास करना चाहिए, यानी रहना चाहिए, और उसके लिए निर्वाचित हो रहा है में निवास करना चाहिए. ये योग्यता जो भारतीय संविधान के अनुसार और इन्हें ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं. तो ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं. बाकी और भी चीजें आप लिख सकते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताओं. आगे इसी को इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं. व्हाट आर द 2 क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. 2 क्वालिफिकेशन पूछी गई है, जैसे कि देयर आर 2 क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हिच आर एज फॉलो. तो सिटीजनशिप अगर देखें तो मेंबर मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. एंड यहाँ पे आगे देखें हम एज रेंज की बात की गई है तो एज 30 ईयर्स होनी चाहिए एटलीस्ट. एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट, यानी अ मेंबर मस्ट रिसाइड इन द स्टेट ऑफ फॉर विच ही इज making nomination to the Rajya Sabha or for which he is being elected. So these qualifications are as per the Indian Constitution and keeping them in mind, members of Rajya Sabha are made. तो ये अब क्वालिफिकेशन रहती है मेंबर ऑफ जो राज्यसभा बनने के लिए. तो ये हो जाएगा 14वां क्वेश्चन. आगे हम आते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन पूछा गया है, स्थानीय शासन अपना कार्य उतनी दक्षता से नहीं कर पाता जिसके लिए उसकी स्थापना हुई है. स्थानीय शासन क्या होता है, सबसे नजदीक का शासन. यानी आप जैसे अब देखिए प्रधानमंत्री को आकर आपको चला नहीं सकते पूरे देश को. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ऐसी राज्य के अंदर भी मुख्यमंत्री होता है. तो मुख्यमंत्री आके आपके हर एक इलाके में आके काम तो कर नहीं सकते देख रेख. तो इनके लिए क्या है, स्थानीय शासन है. एक तो केंद्र होता है जिसमें सरकार, जैसे अगर हम देखें तो अभी के समय पे जैसे बीजेपी की सरकार है तो वो देख रेख करती है. राज्य स्तर पर हर एक राज्य की सरकार करती है. स्थानीय स्तर पे भी काम होते हैं. एंड स्थानीय स्तर पर भी जो है शासन व्यवस्था होती है जो आपके आसपास, जैसे नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, ये आपने सुना होगा. तो ये क्या है, स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं. तो ये अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर पाते जिसके लिए इनको बनाया गया है. क्या रीजन है, तो यहाँ पे इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे पैसों की समस्या को लेकर, शिक्षित और कुशल कर्मचारी की कमी रहती है इसमें, कानूनी और प्रशासनिक रूपरेखा की कमी रहती है. इन कारणों की वजह से ये अपना काम जो है उतने अच्छे से नहीं कर पाते. बाकी एक्सप्लेन आप देख सकते कुछ किया गया है. स्थानीय शासन को लेकर यह दावा किया जाता है कि वे अपने कार्यों में उत्तरदाताओं के पास स्थानांतरित करने में कठिनाई और दक्षता की कमी के कारण अपना कार्य उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा है. कुछ मुख्य कारण है, यानी अपना कार्य वो अच्छे से नहीं कर पाते. इसके कई कारण है, जैसे वित्तीय समस्या. अक्सर स्थानीय निकायों को संबंधित स्थानीय शासन क्षेत्रों में कम वित्तीय संसाधन मिलता है जिससे उन्हें अपने कार्य को पूरा करने में क्या होती है, कठिनाई होती है. आगे देखें हम, शिक्षित और कुशल कर्मचारीगण की कमी रहती है इसमें. स्थानीय निकायों में अक्सर शिक्षित और कुशल कर्मचारीगण की कमी होती है जिससे कार्य को ठीक से संचालित करने में दिक्कतें आ सकती है. कानूनी और प्रशासनिक रूपरेखा की कमी.
तो यहाँ पे देखिए कुछ स्थानीय निकायों में कानूनी और प्रशासनिक रूपरेखा की कमी होती है, जिससे वे अपने कार्यों को सही ढंग से संचालित करने में विफल हो सकते हैं। स्थानीय शासन को सुधारने के लिए इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, ताकि ये स्थानीय स्तर पर नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। अपने आप सभी लिख सकते हो स्थानीय शासन। आप सभी के आसपास के शासन को हम स्थानीय शासन ही कहते हैं, जहां आप रहते हो वहां से सबसे नजदीक का शासन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स वर्क विद द सेम एफिशिएंसी फॉर विच इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस आप लिख सकते हो, बाकी आप मेन जो है जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है, शॉर्टेज ऑफ एजुकेटेड एंड जो है स्किल्ड एम्प्लॉइज की दिक्कतें रहती है, लैक ऑफ लीगल एंड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 3 पॉइंट है एक्सप्लेन किए गए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स वर्क विद द सेम एफिशिएंसी फॉर व्हिच इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो इट इज claimed that the local government is not able to discharge its functions due to difficulty and lack of efficiency in transferring its function to the respondent. Some of the main reasons may be as follow। तो यहाँ पे फाइनेंशियल जैसे और यहाँ पे बताया हुआ है, जो लोकल बॉडीज गेट लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन देयर रिस्पेक्टिव लोकल गवर्नमेंट एरियाज ड्यू टू विच दे फेस डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट देयर फंक्शंस। तो ये हो जाएगा शॉर्टेज ऑफ एजुकेटेड स्किल एम्प्लॉइज की जरूरत रहती है, जो कि हो नहीं पाती है। तो लोकल बॉडीज ऑफन लैक एजुकेटेड एंड स्किल स्टाफ विच कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन जो है कंडक्टिंग टास्क प्रॉपरली। एंड यहाँ पे लैक ऑफ लीगल एंड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। तो सम लोकल बॉडीज लैक लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क विच में cause them to fail to conduct their functions properly. So these problems should be addressed to improve local governance so that it can provide better service to the citizens at the local level. तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन था, जो कि इंग्लिश मीडियम में हमने देखा। 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16वां क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट करना है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता है क्या, जिसके अंदर सभी को कई सारी स्वतंत्रता रहती है। जैसे आप क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता एक समाज में नागरिकों को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी बनाने की क्षमता है। यह उन्हें चुनौतियों और विचारों के सामना करने, राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने और सुरक्षित तरीके से अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि राजनीतिक स्वतंत्रता नागरिकों को उनके स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय सरकारों में सकारात्मक रूप से शामिल होने का अधिकार प्रदान करता है। आप चाहे तो जैसे चुनाव में भाग ले सकते, चाहे जो है आप किसी वोट दे सकते हैं, वोट का अधिकार, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता नागरिकों को नियम बनाने में, चुनाव में भाग लेने में, अपने नेताओं का चयन करने में और सरकार के कार्यों और नीतियों को प्रभाव डालने में सक्षम बनाती है। इससे नागरिकों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखने का अधिकार होता है और वह देश की राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसके माध्यम से लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ती है और सामाजिक समानता, न्याय और उत्थान के माध्यम से समृद्धि की दिशा में काम किया जा सकता है। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये अपनी भाषा में एक्सप्लेन करें आप। ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हैं थॉट्स, बाकी अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम है क्या? पॉलिटिकल फ्रीडम इज द एबिलिटी ऑफ सिटीजन to be politically active participant in a society. It provides them with the freedom to face challenges and ideas, engage in the political process and exercise their political rights in a safe manner. This means that political freedom is afforded to citizens by their local, state and national government, provide the right to participate positively इन गवर्नमेंट। तो ये आप लिख सकते हैं इसके बारे में। बाकी 2 नंबर का है, मैंने आपको बहुत ज्यादा लिख के बताया है, इतना लिखना नहीं आपको, बस समझाने के लिए मैंने लिख रखा है। आगे देखिए और भी बताया हुआ, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम enables citizens to make rules, participate in elections, choose their own leaders and influence government action and policies. These give citizens the right to express their opinions on various issues and can influence the political process of the country. Through this participation in democracy, increase and work can be done towards जो है prosperity
थ्रू सोशल इक्वालिटी, जस्टिस एंड अपलिफ्टमेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16वें का। आगे हम आते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा क्या है? तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा देखें तो विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिले। इसी दिशा में क्या है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार लागू किया है। यानी मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड ये काम करता है मानव अधिकारों की के लिए पूरे विश्व के अंदर। अब संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? तो ये है यूएनओ। इसके कई सारे पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे हैं, जो कोई बच्चों के लिए काम करता है, कोई यहाँ पर और महिलाओं के लिए काम करता है। तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं। इसके अंदर बहुत सारी पूरी दुनिया को चलाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। इसकी वजह से नहीं चलता, लेकिन इसके कई सारे, जैसे आप स्कूल्स में देखते होंगे तो आपके अलग प्रिंसिपल एक ही रहता है, बस टीचर्स आपके बहुत सारे रहते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो यूएनओ क्या है, इसके अंदर बहुत 190 जो है 2 से या 193 प्लस देश इसके अंदर शामिल है। एंड ये एक संगठन की तरह जो है संगठन की तरह काम करता है। इसके अंदर एक पार्ट है वो है सामान्य सभा। इसने क्या है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और इसे लागू करते हैं। एंड मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है वर्ल्ड में, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे यही है, व्हाट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है क्या? सिटीजन्स ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव नॉट येट गॉट फुल राइट्स। यानी अभी तक देखिए हम पूरी दुनिया में लोगों को जो राइट्स यानी अधिकार है वो मिले नहीं है। इन दिस डायरेक्शन ऑन 10 दिसंबर 1948 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ये हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18वां क्वेश्चन है क्या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग समकालीन विश्व में विरोधाभासी है? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग क्या है? आज के समय में समकालीन विश्व में विरोधाभासी है। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग उस वक्त विरोधाभासी लगता है जब हम उन राष्ट्र राज्यों को जिन्होंने स्वयं संघर्षों के बल पर स्वाधीनता प्राप्त की है, किंतु अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन कर रहे हैं। तो एक तरह से ये हो जाएगा समकालीन विश्व में इस मांग को लेकर विरोधाभासी दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि अनेक समयों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग राष्ट्रों के बीच अद्यतित विश्व में एक प्रकार की अद्यतित समस्या बना सकती है। और इसके कुछ पहलुओं को विचार में लेते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो गया, वैश्विक समस्याएं हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखें तो विश्व के बदलते सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अधिकांश राष्ट्रों को अपने विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग कई बार इस सहयोग को बाधित कर सकती है। वैश्विक समस्या हो गई तो जैसे कई समस्या जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, सामाजिक समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को बढ़ाती है और इससे सहमति और असहानुभूति की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार की मांग इन समस्याओं का सही से समाधान करने में बाधक बन सकती है। अगर हम देखें आज के समय तो विश्व क्या है आत्मनिर्णय की मांग को लेकर सावधानी बरतना और एक सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि सभी राष्ट्र एक आपसी और विश्व स्तरीय समृद्धि की दिशा में मिलकर काम कर सके। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इज द डिमांड फॉर नेशनल सेल्फ जो है डिटर्मिनेशन कॉन्ट्रडिक्टरी इन द जो है कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। द डिमांड ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन सीम्स कॉन्ट्रडिक्टरी व्हेन we consider those nation state which achieved independence on the strength of their own struggles but are now denying minority groups जो है demanding the right to national self determination in their territories। यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं आप, there may be contradictory views regarding this demand in the contemporary world because at time the demand for national self-determination can create a kind of contemporary problem in the contemporary world among the nations. Let us consider some aspect of these, जैसे इंटरनेशनल कॉपरेशन हो गया और ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो गया, इसकी वजह से ये होता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है आपका पूरा एक्सप्लेन किया गया। एंड ये आपका सेक्शन बी कुछ इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सी जो आपका स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19 से एंड ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा सेक्शन है सॉरी। तो यहाँ पे 19वां क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान सभा के गठन के किन्हीं 4 कमियों का वर्णन करना है। तो हमारा जो संविधान सभा था, आप सभी संविधान सभा जानते होंगे,
नहीं जानते तो इतना सा जान लीजिए कि संविधान जो आप देखते हैं आज का संविधान, भारत का संविधान, वो संविधान सभा ने ही बनाया है। संविधान सभा के अंदर नेता लोग थे जो चुने गए थे और उन्हीं के द्वारा जो है संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। एंड संविधान जो सभा बनाई गई जिसके अंदर काफ़ी लोग शामिल थे, लेकिन इसकी कुछ कमियाँ भी थी आपको बताना है। तो 4 कमियों के बारे में पूछा गया है। एंड यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे प्रभुसत्ता की कमी यानी प्रतिनिधित्व की कमी थी एक तरह से। संविधान सभा में क्या है प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व कम था। भारत में तब कई रियासतें थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं थी और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी स्वच्छता बनाए रखने का इरादा रखती थी। आप देखेंगे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, अगर आप देखें या तो ऐसे भी था जो तो उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी जो है स्वच्छता यानी सबसे अलग होने का फैसला किया था, तो अलग रहने का फैसला किया था। इन रियासतों के प्रतिष्ठानमान व्यक्तियों को संविधान सभा में सम्मिलित करने में कठिनाई आई जिससे उनका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। देखेंगे तो भारत के अंदर उस समय बहुत लोग थे एंड उस सभी को शामिल कर पाना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन प्रतिनिधित्व में कमी आई तो थी। तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो विचार थे या उनकी उपस्थिति थी वो नहीं हो पाई थी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं आप प्रभुसत्ता की कमी, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण। जो प्रांत बांटे गए थे संविधान सभा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए अनुसूचित जातियों को अलग से प्रांत वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी, लेकिन क्या है उनका एक ही प्रांत में जो है वर्ग में शामिल किया गया जिससे समाज में उनके अधिकारों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो वंचित वर्ग थे अनुसूचित जातियों वाले समुदाय थे उनकी यहाँ पे सिफारिशों में या उनके प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं हो पाए। आगे देखिए हम तीसरा पॉइंट बताया हुआ है देशी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, नहीं किया। तो देखिए संविधान जो बनाया गया वो सबके लिए बनाया गया, लेकिन जो देशी रियासतें थी उनको ये मानने के लिए उनकी मर्जी थी, मतलब आप माने या ना माने। तो यहाँ तक कि कुछ रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से रहने का चयन किया और वे संविधान को नहीं माने। तो ये कह सकते हैं इसमें कमी थी क्योंकि संविधान तो सबके लिए बनाया गया था, बट वो उनके लिए क्यों विशेष दर्जा दिया गया कि वो संविधान माने या ना माने वो उनके ऊपर निर्भर करता है। एंड लास्ट देखिए हम संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया। वैसे तो संविधान सभा के जो सदस्य थे नेता लोग थे उनका कई जगह जो है लोकतांत्रिक तरीके से किया गया, लेकिन कई जगह जो है अलोकतांत्रिक तरह से हमें दिखता है। जैसे संविधान सभा के सदस्यों का चयन तबादले नौकरी और राजनीतिक स्थितियों के कारण जो है आलस्यकरण हुआ और इसमें अलोकतांत्रिक तत्व शामिल थे। इसने सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी वर्गों को समाहित करने में कठिनाई उत्पन्न की और संविधान सभा की सदस्यता यथासंभव जो है विचार विमर्श का होना चाहिए था। तो कुछ कमियां रही थी, ऐसी चीज नहीं है कि किसी में कमियां नहीं रहती। भारतीय संविधान के अंदर भी कुछ कमियां हैं, संविधान सभा में कुछ कमियां रही तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे। ये क्वेश्चन इंग्लिश में आप देखेंगे डिस्क्राइब एनी फोर जो है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो लैक ऑफ सॉवरेनिटी था यहाँ पे आप देखेंगे इसको एक्सप्लेन किया गया कुछ इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए इम्प्रोरर क्लासिफिकेशन ऑफ जो है प्रोविंस, यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर जो है शेड्यूल कास्ट है उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से उनको प्रॉपरली जो है रिप्रेजेंट इन द सोसाइटी नहीं हो पाया वो। आगे देखिए मैं इंग्लिश मीडियम में सिर्फ आपको सब हेडिंग्स बता दूंगा। द प्रिंसली स्टेट वर नॉट फोर्स नहीं किया गया एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक कमी के अंदर कह सकते हैं आप, उनको फोर्स नहीं किया गया, उनकी मर्जी थी। एंड लास्ट में बताया गया द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर सेलेक्टेड इन एन अनडेमोक्रेटिक मैनर। तो ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन देख रहे हो। तो ये इंग्लिश मीडियम में है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19वां। आगे की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। लोकतंत्र में चुनाव के महत्व का वर्णन करना है। तो लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व होता है आपको बताना है। अगर हम देखें चुनाव के बहुत ज्यादा महत्व होते हैं लोकतंत्र के अंदर। चुनाव में लोकतंत्र का महत्व हमारे समाज में सामाजिक न्याय, समरसता और सशक्तिकरण की बढ़ती हुई भूमिका को प्रमोट करता है। यह एक महत्वपूर्ण दिलचस्पी और शिक्षाप्रद विषय है जिससे निम्नलिखित रूप से टिप्पणी किया जा सकता है। अब देखिए लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व होता है। तो लोकतंत्र के अंदर देखते होंगे चुनाव होता है तो उसमें सरकार का चयन, तो सरकार के चयन में चुनाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चुनाव एक विशेष समय होता है जब लोग सरकार बनाने के लिए अपने नेताओं को चुनते हैं। यह उन्हें अपनी राय का स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कराने का मौका देते हैं और सरकार के चयन उनके आत्मनिर्भर रूप से होता है। तो सरकार के चयन में जो है चुनाव की भूमिका देखेंगे आप तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आगे देखिए नागरिकों की भागीदारी।
हमें चुनाव करा के ही पता चल पाता है ना लोकतंत्र में कि नागरिकों की भागीदारी कितनी है, कैसी है। चुनाव नागरिकों को सरकार चुनने की प्रक्रिया में सीधे रूप से भागीदार बनाता है। यह लोगों को अपने नेता को चुनने और उन्हें जिम्मेदारी में देखने का मौका देता है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है। आगे देखें हम सामाजिक न्याय और समरसता। यहाँ पे अगर हम देखें, चुनाव लोगों को सामाजिक न्याय और समरसता की बढ़ती हुई मांग का करने का एक मंच प्रदान करता है। लोग उन नेताओं को चुनना चाहते हैं जो समाज में अधिकार, समानता और न्याय की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। तो एक ये हो जाएगा आपका। एंड राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन। चुनाव के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो कई देश जो है, अगर उसके बिगड़े हालात है, कोई कोई देश ऐसा है, तो वो क्या है, वो बिल्कुल सुधर सकता है चुनाव के माध्यम से। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया गद्दी पर जो बिल्कुल देश को अच्छे से चला रहा हो, लेकिन वही जो है कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उसको डुबा सके, तो वो भी हो सकता है। तो चुनाव से क्या, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। कोई देश जो अगर कमजोर है उसको ताकतवर बन सकता है वो इसके माध्यम से, या कोई ताकतवर है तो वो कमजोर बन सकता है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो राजनीतिक स्थिति में कैसे परिवर्तन होता है, पाकिस्तान को आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि वहां पे चुनाव के माध्यम से चुनाव जो होते हैं तो क्या स्थिति रहती है। वहीं आप देखेंगे, ऐसा कहा जाता है अमेरिका के बारे में कि वहां अमेरिका का जो राष्ट्रपति अभी क्या है, वो कमजोर है। मतलब एक तरह से एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो गद्दी पर, जो कमजोर है। एंड वो आप देखेंगे अमेरिका की जो पावर्स है, अमेरिका का विश्व में जो प्रभुत्व रहता है, प्रभाव रहता है, वो धीरे धीरे कम हुआ है। कई देश जो है खुले तौर पर आके उसको मतलब कह जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे जो गद्दी पे व्यक्ति आता है उस पर निर्भर करता है कि वो देश को क्या कर सकता है, कितना आगे ले जा सकता है, कितना डुबा सकता है। तो ये चुनाव से ही पता चलता है हमें। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, लोकतंत्र में चुनाव के महत्व को लेकर। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, राइट अ नोट ऑन द टॉपिक इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। तो सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट में जो है इनका इंपॉर्टेंस रहता है। अगर इसको देखें, द importance of election in a democracy promotes the increasing role of social justice, harmony, and empowerment in our society. This is a subject of considerable interest and instructive, which may be remarked as follow. तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एंड यहाँ पे सिटीजन्स पार्टिसिपेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि दूसरा पॉइंट है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सोशल जस्टिस एंड हार्मनी, ये आपका तीसरा पॉइंट है एंड इसका एक्सप्लेनेशन है। एंड फोर्थ आपका है चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स है, वही पॉइंट्स है जो ट्रांसलेट किए गए हैं हिंदी से इंग्लिश में। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से सरकार को क्या लाभ होता है। तो आप सभी जानते होंगे परामर्शदात्री एक क्षेत्राधिकार है जिसके अंदर आपको बताना है कि सरकार को उससे क्या लाभ होता है। तो सरकार को कई सारे लाभ होते हैं, जैसे सरकार को छूट मिल जाती है। किससे? इससे क्या होता है, एक व्यक्ति है जो बार बार अदालत के चक्कर काटता है, या बहुत सारे विवाद होते रहते हैं देश के अंदर, एंड वो क्या है, उसके अंदर वो न्यायालय पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है, इससे वो न्यायालय ना जाकर खुद अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और अदालतों में याचिका प्रस्तुत नहीं करते। ये सरकार को समय और धन की बचत करने में मदद कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, समय और धन की भी बचत होती है इसमें परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में। आप सोच रहे होंगे कि जब ये न्यायालय नहीं जाते अपने प्रॉब्लम्स को लेके, तो कहाँ जाते हैं। तो ये इनके लिए कुछ अलग से बनाए जाते हैं लोग, जो डिपार्टमेंट जो अलग से काम करता है इनके लिए, एंड न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है अदालती राय जानकर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। जब लोग अपनी समस्याओं का समाधान परामर्शदात्री के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, तो इससे इससे वह अदालती राय से संबंधित कानूनी विवाद से जो है बच सकते हैं। यह उन्हें विधिक सलाह देने वाले विशेषज्ञों से सीधे मिलकर अपनी समस्या का समाधान करने का मौका देता है। आगे देखिए, हम विधेयक में संशोधन कर सकती है। सरकार जो है परामर्शदात्री के माध्यम से लोगों की राय और सुझावों को सुन सकती है और इसे सुनकर वे विधेयक में संशोधन कर सकती है। यह सामाजिक और कानूनी परिस्थितियों के समाधान में सरकार को सामाजिक समर्थन प्रदान करने का एक तरीका हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अगला जो है समस्या का समाधान विद्वान व्यक्तियों के द्वारा। यहाँ पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकारी का उपयोग करके जो है लोग, यानी जो सरकार है, समस्या का समाधान विद्वान और अधिकारित व्यक्तियों के साथ कर सकती है। इससे सरकार को समस्याओं के लिए सर्वोत्तम समाधानों का पहुंच मिल सकता है, जो सामाजिक और कानूनी सुधारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार सरकार को सीधे लोगों की राय और सुझावों से आलेखनिक समस्या को समाधान करने में मदद कर सकता है। तो ये हो जाएगा परामर्शदात्री जो है
इससे सरकार को जो है क्या-क्या फायदे होते हैं, तो बहुत सारे फायदे, आप समय और धन की बचत होती है। कानूनों जो जो विवाद रहते हैं उससे बच सकते हैं। विधेयक में संशोधन भी कर सकती है क्योंकि इससे जनता का राय का पता चलता है एंड समस्याओं का समाधान ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो विद्वान होते हैं, पढ़े-लिखे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट इज़ द बेनिफिट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है? तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, गवर्नमेंट गेट्स जो है एक्सपेंशन, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लीगल डिस्प्यूट कैन बी अवॉइड बाय नोइंग द कोर्ट ओपिनियन आ जाएगा। द बिल कैन बी अमेंडेड बाय एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय लर्न पर्सन। तो ये इसके पॉइंट्स है, आप इन्हें देख रहे होंगे, ये इंग्लिश मीडियम में है। तो ये आपका हो जाएगा। इसी के अंदर 8वें में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये 8वें में क्वेश्चन पूछा गया है, स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरुष सत्तात्मक समाज ले रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या इस बात से सहमत है? तर्क देना है। तो हाँ, आज के समय स्थानीय शासन क्या होता है, तो सबसे नजदीक का शासन। आपने देखा होगा, अगर आप गाँव में है तो वहां पे देखते होंगे पंचायत व्यवस्था है, तो वहां पर बताया गया कि महिला आरक्षण का वास्तव में जो इस्तेमाल है, या वास्तव में पुरुष सत्तात्मक समाज जो है यूज कर रहा है उसका स्थानीय शासन में। अगर हम देखें तो ये बात सही है, और आपने अगर पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा किस तरह से जो है, जब जो महिला रहती है वो सरपंच रहती है, तो कोई और यानी उसका पति उसकी जगह पूरा सरपंच का कार्य संभालता है। तो आज के समय भी ये रही है, आपको बताना है। तो ये बात सही है, आज के समय भी देखा जाता है ये। एंड अनेक मामलों में देखा गया कि महिलाएं अपनी अपनी जो है मौजूदगी दर्ज कराने में क्या है, असफल रही है, या महिलाओं को पद पर आसीन कराकर जो है परिवार का मुखिया जो है या पुरुष जिसे, उसके बहाने सारे फैसले वो लेता है। तो स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरुष सत्तात्मक समाज ले रहा है, इस बारे में सहमति या असहमति व्यक्त करना सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, क्योंकि समाज कैसा है और राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। और यहाँ कुछ तर्क है जो इस मुद्दे पर विचार करने में मदद कर सकते हैं। तो अगर हम देखें पुरुष सत्तात्मक समाज की बात करें हम, तो यहाँ पे आमतौर पर भारतीय समाज में पुरुष सत्तात्मक सामाजिक सिद्धांतों का परिचय है। इस कारण महिलाओं को समाज में सीधे और सक्रिय रूप से शामिल होने में कई चुनौतियों का सामना हो सकता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, परंपरागत धारणाएं हैं या धाराओं का प्रभाव अगर हम देखें तो पहले से ही क्या है, पुरानी सोच देखें हम, तो उसमें क्या है, महिलाओं को ना करके जो पुरुष है उसको ये काम दिया जाता है नेतृत्व करने का। तो इससे भी कह सकते हैं इसका भी असर बने रहता है। इससे भी हो सकता है महिलाएं आरक्षण का लाभ, महिला आरक्षण का लाभ उन्हें स्थानीय स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल होने में मदद कर सकता है। इससे उन्हें सार्वजनिक नेतृत्व की भूमिका में पहुंचाने का अवसर मिलता है। समाज में बदलाव, महिला आरक्षण के माध्यम से समाज में बदलाव आ सकता है और लोगों की सोच में परिवर्तन हो सकता है। इससे समाज में समानता और समाजवाद की दिशा में कदम जो है बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बावजूद महिला आरक्षण का लाभ जो है नागरिक समाज की रूपरेखा परिवर्तन लाने के लिए एकमात्र साधारण उपाय नहीं है। इसके साथ समाज को महिलाओं के साथ समानता और समानता की दिशा में बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं, स्थानीय शासन में महिलाओं के आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरुष सत्तात्मक समाज ले रहा है। आप इस कथन से सहमत हैं तो आपको आंसर देने हैं। एंड इससे हम सहमत हैं क्योंकि आज भी हम देखते हैं बहुत सारी पुरानी सोच को कह लो आप, या आज के समय पुरुष सत्तात्मक जो समाज रहा है उसको लेकर भी आप कह सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इज द पार्ट जो है पार्टिकल सोसाइटी एक्चुअली टेकिंग एडवांटेज ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन इन लोकल गवर्नमेंट, डू यू एग्री विद दिस, गिव आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। एंड यहाँ पे पॉइंट्स वाइज सब हेडिंग वाइज बताया गया है। जैसे मेल जो है डोमिनेटेड सोसाइटी, आप देखिए इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल जो करंट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बेनिफिट्स ऑफ वुमेन रिजर्वेशन एंड चेंज इन सोसाइटी, इसके माध्यम से तो हम सुधार सकते हैं। एंड ऊपर के जो दो है वो दिए गए हैं कि किस तरह से हमारी सोच को दिखाता है या समाज की क्या स्थिति है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि के सिद्धांत का वर्णन करो। तो जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये एक विचारक है, ठीक है, थिंकर आप इसे कह सकते हैं। ये अपनी सोच रखते हैं हानि के सिद्धांत को लेकर। इनका एक हानि का सिद्धांत है और ये बताते हैं कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो उसका इकलौता लक्ष्य क्या होगा, आत्मरक्षा। तो यहाँ पे वो आत्मरक्षा की बात करते हैं। अगर आप किसी कार्य में दखल दे रहे तो उसका इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा होना चाहिए। और अगर हम देखें
सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी को हानि से बचाना हो सकता है। तो यहाँ पे हानि से बचाना एंड अतः हानि पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे ही हानि का सिद्धांत कहते हैं। तो ये हानि का सिद्धांत के बारे में है एंड ये दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। आगे भी लिखा हुआ है, इस सिद्धांत का अनुसरण करने में समाज में न्याय, समरसता और सहमति बनी रहती है, जो एक स्वतंत्र और सामूहिक रूप से विकसित समाज की नींव हो सकती है। तो ये है हानि का सिद्धांत, जिसके अंदर एक तो अगर हम किसी के काम में बाधा डालते हैं तो इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा हो सकता है, या दूसरा हम किसी समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ कोई जो है शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग करते हैं, तो उसका एकमात्र उद्देश्य हानि से उसको बचाना हो। तो इसी को हानि का सिद्धांत कहा गया है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब जॉन स्टुअर्ट मिल्स लॉस थ्योरी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पॉइंट दिए हुए इंग्लिश मीडियम में, जैसे जैसे प्रिंसिपल इज दैट द ओनली पर्पस ऑफ जो है इंटरफेयरिंग इंडिविजुअली और जो है कलेक्टिवली विद समवन्स फ्रीडम ऑफ एक्शन इज सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। एंड किसी को क्या है हानि से बचाने के लिए टू प्रोटेक्ट समवन एल्स फ्रॉम हार्म, यहाँ पे हानि से बचाना, लॉस आप कह सकते हैं लॉस से बचाने के लिए किया जाता है। इसी को कहा जाता है देयरफॉर restrictions can be imposed on harmful action, this is called the principle of loss। ये आपका थ्योरी आ जाएगा, लॉस थ्योरी, एंड इसी को बताया गया इंग्लिश मीडियम में, ये आपका आप इसे पढ़ सकते हैं। इसी के अंदर 8वें में आते हैं, नागरिक के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करना है। तो एक व्यक्ति, कोई देश, अगर हम भारत को ही लेके चले, भारत के अंदर व्यक्तियों के पास नागरिक अधिकार कौन कौन से? उसके पास मत देने का अधिकार है, जिसमें वो वोट डाल सकता है। अगर वो 18 साल से प्लस का है, उससे ऊपर का है, तो क्या है वोट डालकर जो है अपना जो प्रतिनिधित्व है उसको चुन सकता है। एक तरह से ये हो जाएगा। चुनाव लड़ने का अधिकार साथ ही साथ इन्हें मिलता है। चुनाव में ये क्या है, अपने किसी भी पद के लिए, राजनीतिक पद के लिए वो स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसका मतलब है कि किसी भी स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के लिए स्वयं को उम्मीदवार बना सकते हैं और लोगों से चयन हेतु जो है मांग कर सकते हैं। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, जिसके अंदर वो खुद की, जैसे आज के समय आप जो पार्टियां देखते हैं, जिसमें बीजेपी आ गया, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आ गया, तो वो खुद की भी पार्टी अपनी एक बना सकता है। ठीक है, तो ये इसके पास अधिकार रहता है। राजनीतिक अधिकारों में राज्य अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो जो भी अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति के, उसका क्या है, अतिक्रमण नहीं कर सकता राज्य, यानी नागरिकों को राज्य द्वारा सुरक्षित रहने का अधिकार है और इस राज्य इसे अनाधिकृत रूप से हरण नहीं कर सकता। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा होती है, जिससे समाज में न्याय और समरसता की भावना बनी रहती है। तो ये एक्सप्लेन करेंगे आप कि राजनीतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं नागरिकों के। तो ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिस्क्राइब एनी 4 पॉलिटिकल राइट्स टू अ सिटीजन। तो राइट टू वोट रहता है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा हो जाएगा राइट टू फॉर्म, जो है आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। द स्टेट कैन नॉट एनकरेज ऑन द राइट्स ऑफ, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 23, राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद के बीच आपको अंतर बताना है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र अगर हम देखें तो राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर ये कभी जान नहीं पाते और ना ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी क्या है, राष्ट्र का वजूद है और उसमें लोग रहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो जैसे भारत क्या है, एक राष्ट्र है। लेकिन राष्ट्रवाद क्या होती है? राष्ट्रवाद होती है एक सोच, ठीक है, एक विचारधारा या सोच कह सकते हैं आप, जो हमें बांधे रखती है। एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने सदस्यों की सामूहिक यकीन, इच्छाओं, कल्पनाओं, विश्वास आदि के सारे एक धागे में बंधी रहती है। राष्ट्र आप देख पाते हैं कि पूरा ये राष्ट्रवाद है, राष्ट्र है। लेकिन राष्ट्रवाद क्या होती है? इनके अंदर रहने वाले लोगों की सोच होती है कि ये हमारा राष्ट्र है, ठीक है। तो अगर हम देखें, कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं जिससे वे अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो एक पहचान रहती है हर एक देश की, जैसे नाम से वैसे रहती है। बाकी उनकी संस्कृति होगी, उनकी सभ्यता, उससे भी उनकी पहचान रहती है। तो ये राष्ट्रवाद हो गया। राष्ट्रवाद एक तरह से सोच है जो काल्पनिक है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी क्या है, लोग यकीन हो गया, इच्छाएं हो गई, उनके अनुसार जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशनलिज्म में। तो नेशन का यहाँ दिया हुआ है एंड नेशनलिज्म का आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है एंड ये आपका पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये आपका सेक्शन सी था जिसके अंदर 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे।
एक चीज और कि इसके अंदर 2 अथवे दिए जाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर, एक तो आपका 21वीं के अंदर और 22वीं के अंदर। तो ये आपका पूरा सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं अब अगले सेक्शन की तरफ, वहां से हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन जो आपका डी रहेगा उसके अंदर पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है एंड नीचे दिया हुआ आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अगर हम देखें दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ, तो कब लागू होता है 1996 के अंदर। मैंने आंसर को यहीं पे दिखा रखा है, बाकी इसके अंदर आपको मिल सकता है 1996 में दक्षिण भारत का संविधान जो है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है लागू होता है 1996 में। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र किसका आधार है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पैसेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल सकता है एंड यहाँ पे देखेंगे उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र का आधारशिला है। प्रजातंत्र का आधारशिला यहाँ पे आंसर आ जाएगा, प्रजातंत्र का आधार ऑप्शन का। एंड यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो तीसरा है दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार मिले हैं। तो आप इसके अंदर जाएंगे गद्यांश के अंदर एंड जरूरी नहीं है सबके आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है सबसे ज्यादा माना जाता है क्या, कि वो उसको सबसे ज्यादा अधिकार मिले हुए लोगों को, तो दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को मिले हैं सबसे ज्यादा अधिकार। जैसे आपके 6 मौलिक अधिकार है लेकिन इनके जो है ज्यादा है, ठीक है। एंड आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा न्यायालय बनाया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर पैसेज के अंदर संवैधानिक न्यायालय जो है बनाया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय जो है लागू करता है। तो ये है आपका ऑप्शन घ। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये आंसर्स। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। गद्यांश के आंसर ही अंदर ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसके आंसर आपको ना मिले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को ही अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको पूरा पूरा पैसेज दिया हुआ है, आपको इसे पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आना है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका कैम इनटू फोर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 1996 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अमेरिका इट्स चार्टर ऑफ राइट्स हुज बेसिस इट, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया प्रोबेबली द मोस्ट जो है कम्प्रीहेंसिव राइट्स इन द वर्ल्ड हैव बीन फाउंड इन, जो है तो साउथ अफ्रीका के संविधान से टू द सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड यहाँ पे फोर्थ है विच वन टू एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन साउथ अफ्रीका हैज अ कोर्ट बीन क्रिएटेड, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यहाँ पे बनाया गया, वो देखिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन एंड इंग्लिश मीडियम में ये था आपका पैसेज। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। यहाँ पे मैप वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैप वाले देखिए दो तरह के क्वेश्चन, दो ही आपसे पूछे जाएंगे, कुछ ही चैप्टर के अंदर आपका जो है मैप वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपने देखा होगा द्विसदनीय राज्य, ठीक है, जो कौन कौन से, जैसे हमारा संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऐसी ये तो पूरे केंद्रीय स्तर पे यानी देश के स्तर पे रहता है, लेकिन एक राज्य स्तर पे भी होता है। जैसे यूपी का देखें तो वहां पे भी 2 सदन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बताने कुछ ही राज्यों में है 2 सदन, जैसे संसद के अंदर 2 सदन है, ऐसे राज्यों के अंदर भी 2 सदन होते हैं। और जो संसद काम करती है वही राज्य के अंदर जो रहती है ये वो काम करती है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपसे मैथ में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य हैं, और एक ये है, ये आपका पूछा गया वह राज्य जो बिहार से अलग होकर नए राज्य के रूप में बना था, तो झारखंड बना था, आप सभी को पता होगा। एक गैर हिंदी भाषी राज्य का नाम लिखो। भारत की एक रियासत जिसका विलय 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ। भारत की एक रियासत जिसमें जो है सैन्य कार्रवाई के द्वारा जो है विलय किया गया। तो ये आपका 25वां क्वेश्चन है। मैप के द्वारा आप यहाँ पे मैप दिया रहेगा एंड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगर हम वह राज्य जो बिहार से अलग होकर जो बना था, ये आपका आ जाएगा झारखंड। यहाँ पे आपका झारखंड, ये आपको पहला लिख देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन की बात करें, आंसर आपको ऐसे देना होगा, जैसे ये रहा, पहला पूछा गया तो संबंधित अक्षर आपसे पूछा जाएगा, तो सी है एंड झारखंड है। फिर वहां पे पूछा गया था दूसरा, एक गैर हिंदी भाषी राज्य जो जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वो आपको बताना है। जैसे डी देखिए हम, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो कुछ इस तरह से आपका जो है आंध्र प्रदेश निकल कर आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए तीसरा पूछा गया है, तीसरा है भारत की एक रियासत जिसका विलय 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ था। तो यहाँ पे बताया गया ए ऑप्शन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। लास्ट जो है आपका बी हैदराबाद आ जाएगा, जहाँ पे सैन्य कार्रवाई द्वारा जो है विलय हुआ था। तो बी आ जाएगा ये हैदराबाद। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये
इंग्लिश मीडियम में भी वही है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द स्टेट विच सेपरेटेड फ्रॉम बिहार इज इट फॉर्म्ड एज अ न्यू स्टेट, तो वहाँ पे झारखंड। इससे रिलेटेड वर्ड जो है ऑप्शन ये सी आ जाएगा। राइट द नेम ऑफ वन नॉन हिंदू स्पीकिंग, अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड अक्सर आपका डी आ जाएगा, जो कि है आपका जो है आंध्र प्रदेश। अब प्रिंसली स्टेट, और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि ए से बताया गया है। एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया जो है एक्सटेंड बाय मिलिट्री एक्शन से जो किया गया था, वो भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप नीचे की तरफ देख पाएंगे, ये आंसर दिए हुए आपके इंग्लिश मीडियम में भी। अब आते हैं हम कार्टून वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कार्टून को अगर आप देखेंगे किताब के अंदर, तो ये है आपका यूरोप। यूरोप के अंदर जो है, अगर आप महाद्वीप के बारे में जानते हो, तो वर्ल्ड के अंदर आपकी 7 महाद्वीप है, जिसके अंदर यूरोप आता है एक महाद्वीप के रूप में। एंड यहाँ पे यूरोप ने क्या किया, यूरोप के अंदर कई सारी कंट्रीज शामिल है, ठीक है। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, उसके अंदर कई सारे देश आते हैं। एंड उसमें अगर आप देखेंगे तो यूरोप ने क्या है, संविधान बनाने की कोशिश करी थी, जो कि पूरा क्या होगा, यूरोप का संविधान होगा, पूरा यूरोप का। हम किसी एक देश की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे यूरोप की। उसी का ये चित्र दिखा रहा है आपको। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे लग रहा है कि लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो कार्टून के अंदर क्या दर्शाया गया है, तो यूरोप का संविधान निर्माण के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ये असफल क्यों हुआ, तो देशों के बीच क्या है, मतभेद रहते हैं। अब यूरोप के अंदर इतनी सारी कंट्रीज है, उनके अंदर सभी के विचार तो सेम हो नहीं सकते। आपसी मतभेद मतभेद के कारण जो है ये संविधान बन नहीं पाता। क्या किसी भी संविधान में ऐसा होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी संविधान निर्माण में ऐसा नहीं होता। यदि संविधान सभा में समाज के सभी वर्गों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाए, तो संविधान निर्माण का जो है प्रयास सफल होगा। तो यहाँ पे सभी के क्या पता, सभी के यहाँ पे जो है जो सभी वर्गों को जो है नहीं दिया होगा प्रतिनिधित्व, इस वजह से हो सकता है ये ना बन पाया हो। लेकिन ये कोशिश की गई थी यूरोप के संविधान को बनाने की, उसका ये आप चित्र देख रहे हैं, कार्टून है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन का आपको वो समझ लेना है, जैसे ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, 4 नंबर का टोटल ये कार्टून वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरोप का जो है कंस्ट्रक्शंस का बताया गया, यहाँ पे कार्टून जो शो कर रहा है। व्हाई डिड इट फॉल, तो सभी के क्या है, ड्यू टू म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज हो जाएगा। डज दिस ऑलवेज हैपन इन द मेकिंग ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये नहीं होता है। दिस डज नॉट हैपन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इफ रिप्रेजेंटेटिव are directly or indirectly elected from all sections of the society in the constituent assembly, then the effort of constitution making will be successful। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। एंड यहाँ से आपका जो है सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। अभी जो हमने सेक्शन डी के अंदर देखा 3 तरह के क्वेश्चन, आपने सबसे पहले पैसेज देखा, गद्यांश वाला देखा, फिर मैप देखा, कार्टून देखा। एंड सेक्शन ई की तरफ आते हैं हम, यहाँ से आपका सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके अंदर जो क्वेश्चन है जैसे पूछा गया है, सबसे पहला स्वतंत्रता के सकारात्मक तथा नकारात्मक आयामों का वर्णन करें। तो आप सभी को मैंने बताया सकारात्मक स्वतंत्रता को अगर देखें तो 2 आयाम में बांटा जाता है इसे। एक रहती है सकारात्मक स्वतंत्रता और एक रहती है नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता देखें तो इसका सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है, राज्य को अधिक से अधिक कार्य शक्ति देने के पक्ष में है। इसकी अगर हम बात करें, सकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों पर कुछ ना कुछ जो है रोक लगाए जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रहती, बल्कि राज्य जो है उसके ऊपर कुछ रोक लगाता है। तो क्योंकि रोक नहीं लगाएगा तो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा इससे। तो व्यक्तियों के ऊपर क्या है, इससे व्यक्तियों के ऊपर देखें हम तो राज्य का जो है इसके ऊपर नियंत्रण रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं रहती है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में पूरी तरह जो है स्वतंत्रता रहती है, वह कुछ भी कार्य कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर तो कुछ नहीं, मतलब उसके ऊपर सरकार की नजर रहती है। तो इससे व्यक्तियों का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों को प्रदान करता है। राज्य विकास करने के लिए सारी चीजें करता है कि व्यक्ति का क्या हो सके, विकास। व्यक्ति के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भौतिक संसाधन जो उपलब्ध कराने होने चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। व्यक्ति की बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी या अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। तो इस सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर आएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के बंधनों या अभाव से मुक्ति है या मनुष्य पूर्ण रूप से क्या स्वतंत्र है। इससे समर्थक राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में थे ताकि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो।
कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये बोलते हैं प्रतिबंध, कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यहाँ पे आएगा। एंड मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। देखिए ये होना तो चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिबंध जरूर रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं हम, आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है। अभिव्यक्ति की जो आप आर्टिकल 19 देखते होंगे भारत के संविधान में दिया हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देता है। तो आपके पास क्या है, बोलने का अधिकार है, अपने सोच को रखने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को आप शब्द बोल देंगे, गाली दे देंगे। तो ये वही है आपका, कहता है सकारात्मक स्वतंत्रता। वही नकारात्मक स्वतंत्रता आपको पूरी छूट देने की बात करता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे पॉजिटिव का एक्सप्लेनेशन किया गया, आप इन्हें देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये आपके पॉइंट्स होंगे इंग्लिश मीडियम में। एंड नेगेटिव का नीचे किया गया है, ये आपका नेगेटिव का है, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इंग्लिश मीडियम में, आपको पॉइंट दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, अब इसी के अथवे में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का ही अथवा होगा। सभी क्वेश्चंस के अंदर 27 से जो आपका 30 तक है, सभी क्वेश्चंस में आपको अथवा देखने को मिलेगा पेपर में भी। तो हानि का सिद्धांत किसने दिया तथा विस्तार से इसका वर्णन करना है। तो हानि का अभी हमने पढ़ा था, जो है जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने दिया हानि का सिद्धांत। और ऑन लिबर्टी जो है इनकी एक किताब है, उसमें क्या है, स्वतंत्रता के राजनीतिक विचार विमर्श को हानि का सिद्धांत कहा गया है, यहाँ पे बताया गया है ऑन लिबर्टी में। यहाँ पे आप देखेंगे हानि का सिद्धांत एक्सप्लेन किया गया है कि किसी के कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप किया जाए तो आत्मरक्षा उसका लक्ष्य होना चाहिए इकलौता। एंड हानि से बचाना, अगर किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य हानि से बचाना हो सकता है। एंड जी इस मिल ने हानि के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने के अकेला प्रभावी कारक के रूप में स्वीकार किया है। एंड अंतर स्पष्ट किया गया है, अगर हम देखें यहाँ पे बोला गया है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, यानी स्वसंबंध कार्य, यानी जिसका प्रभाव क्या है, कर्ता पर पड़े, तथा पर संबंध कार्यों, यानी कर्ता के अलावा अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़े। राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों की इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यदि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है तो उससे हानि होने वाली हानि गंभीर होनी चाहिए। यानी यही कहता है कि अगर आप किसी के कार्य में, किसी की चीज में आप रोक लगाते हैं तो इकलौता लक्ष्य उसका हानि से बचाना हो सकता है, या तो उसका आत्मरक्षा में हो सकता है, या उसकी हानि जो होगी वो जिस काम को बचा रहे आप उससे ज्यादा गंभीर उसको चोट लगेगी अगर आप नहीं बचाएंगे। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया, किसी बहुमंजिले घर में रहने वाले किसी व्यक्ति को संगीत तेज आवाज सुनना पसंद है जिसकी वजह से अन्य लोगों को परेशानी होती है, तो इस स्थिति में लोगों का एक छोटा समूह इसे हल कर सकता है, इसके लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हर एक चीज में हम कानून को लेकर आए तो ये भी जरूरी नहीं। ये आपका आ जाएगा हानि का सिद्धांत। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए हु गेव द लॉ स्टोरी एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, तो यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है। एंड ये आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इसके बारे में, हानि के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो एंड एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारतीय संविधान में संशोधन करने के तरीकों के बारे में बोला गया। तो अगर आप देखते हैं हमारा संविधान, उसके अंदर संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि आगे जब जब समय बढ़ता जाता है तब तब जो है कुछ ना कुछ हमें जरूरतें पता चलती जाती है, नई नई समय बीतता है तो हमें पता चलता है क्या क्या बदलाव होने चाहिए। तो उस तरह जो है संविधान के अंदर भी बदलाव होते रहते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी तक 100 से ज्यादा, अभी मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कितना संशोधन हुआ है, लेकिन 100 से ज्यादा यहाँ पे संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज्यादा बार भारतीय जो संविधान है उसके अंदर। एंड उसके तरीके क्या है लेकिन संशोधन करने के, तो हमारा जो संसद है, संसद ही जो है संविधान के अंदर संशोधन करती है, जिसका लोकसभा और राज्यसभा दो सदन आप जानते होंगे। तो संसद के अंदर अगर सामान्य बहुमत है तो उसके आधार पर आप कर सकते हैं संशोधन। जैसे क्या क्या, देखें अगर हम किसी राज्य का नाम बदलना हो, जैसे कि क्षेत्रफल बढ़ाना हो किसी राज्य का, दो राज्य है तो उसको एक करना, या एक राज्य तो दो करना, ये सारी चीजें हम बदलाव कर सकते हैं। दूसरा देखें, संसद के विशेष बहुमत के आधार पर अगर हम देखें
इसके अंदर जैसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन कराना। इस विधि में किसी संशोधन करने के लिए संसद में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से अधिक विशेष जो है बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है संशोधन। एंड क्या-क्या चीजें जरूरत होती है। एंड तीसरा अगर हम देखें, विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों की आधी विधायकों के आधार पर भी जो है संविधान में संशोधन हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका की सीमा, संघ के राज्यों की कार्यपालिका की सीमा, न्यायपालिका से संबंधित संशोधन आदि इसके अंदर किए जा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी मीडियम में संशोधन करने के तरीके बताए गए, पूछे गए थे यहाँ पे, इन तरीकों से कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ द टोटल लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन देख रहे होंगे। ये इंग्लिश मीडियम में था। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 28वां है, उसी का अथवा दिया हुआ आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान की कोई 6 विशेषता आपसे पूछी गई, तो 6 विशेषता आप बता सकते हैं। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसके अंदर अगर वर्तमान की बात करें तो इससे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा पुराना डेटा है। वैसे हमने जब संविधान वाला चैप्टर पढ़ा है, संविधान क्यों और कैसे, उसके अंदर 395 दिखाता था, बट अब बहुत ज्यादा हो चुके, 470 अभी समय पहले था। आज के समय जो डेटा है करीब 480 प्लस है, शायद 480 मैंने शायद देखा था कुछ दिन पहले, तो शायद 480 प्लस है। तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। 12 अनुसूचियां और यहाँ पे 25 भाग है आज के समय। संसदीय शासन व्यवस्था, ये जो डेटा है ना, आप जरूर एक बार गूगल कर लेना, पता कर लेना वर्तमान में कितना। संसदीय शासन व्यवस्था जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, इनका शासन है। संविधान में संशोधन में, संविधान के संशोधन में अगर हम देखें तो लचीला और कठोरपन दोनों ही का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। संघात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्र तथा राज्य संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची इसके अंदर बांटा गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए हुए प्रॉपर यहाँ पे। मौलिक अधिकार के साथ साथ यहाँ पे आप जो है जो कानूनी कर्तव्य है एक तरह से ये भी दिए हुए, आपके कर्तव्य को भी बताया गया है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसके अंदर है। लोगों को वोट देने तथा शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। वैसे तो इसके आप जो विशेषताएं है आप बहुत सारी लिख सकते हैं, कुछ ही विशेषताएं आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये आपका हो जाएगा राइट एनी 6 फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लिश मीडियम में पूछा गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या फीचर्स यहाँ पे दिए हुए। लार्जेस्ट है दुनिया का। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि कब बना, कब लागू हुआ, एंड यहाँ पे कितना समय लगा, ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में देख रहे होंगे कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। पूछा गया भारतीय तथा अन्य देशों की में नागरिकता प्राप्ति के तरीकों का वर्णन करना है। तो आप देखते होंगे कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश जाकर बस जाता है। जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, आप कनाडा के बारे में ज्यादा सुन रहे होंगे, तो कनाडा की नागरिकता वो लेते हैं। नागरिकता मतलब कि आप यहाँ के निवासी, आपके पास सबूत है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, उसे वो पूरे करने पड़ते हैं एंड वो भारत का नागरिक हो जाता है। ऐसे अगर किसी व्यक्ति को दूसरे देश का लेना है तो उसके भी अपने प्रोसेस रहते हैं, वो भी करता है और वो वहां की नागरिकता ले सकता है। किन किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है आपको बताना है। अगर देखें तो किसी व्यक्ति का मान लेते हैं कनाडा में रह रहा हो या अमेरिका में रह रहा है और वहां पे उसका जन्म होता है, तो जन्म के द्वारा भी क्या है, उसको वहां की नागरिकता मिल जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक है, तो उसे जन्म से ही भारतीय नागरिकता मिल जाती है। अधिकांशतः भारतीय इस श्रेणी के नागरिक है। अगर हम देखें तो ज्यादातर यही होता है हर एक देश में। पंजीकरण द्वारा को कोई प्रोसेस रहता है, हर एक देश का अलग अलग रहता है कि आप जो है भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, नागरिकता लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके अप्लाई करेंगे आप उसके लिए। एंड जो जो शर्तें रहेगी उसके पर, अगर उस पर आप जो है पूरे खड़े उतरते हैं तो आपको क्या है, वहां की नागरिकता मिल जाती है। संपत्ति खरीदना, अगर आपने संपत्ति खरीद ली है तो आप वहां की नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ब्राजील, पेरू और मैक्सिको में ये नियम प्रचलित है। सरकारी नौकरी, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वहां की नागरिकता आप ले सकते हैं। जैसे भारत के अंदर देखें, इंग्लैंड के अंदर देखें तो सरकारी नौकरी जो कोई मिल जाता है उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। जैसे इंग्लैंड में अगर हम भूमि विस्तार द्वारा, यदि किसी नए भूभाग राष्ट्र को भारत में शामिल किया जाता है तो उससे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी तथा सिक्किम, ये राज्य क्या है, भारत के अंदर पहले थे नहीं,
लेकिन इनको ऐड किया गया। जैसे सिक्किम इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, आप जानते होंगे। सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन ये क्या है, भारत के साथ मिलना चाहते थे, तो ये मिल गए। तो यहाँ के लोगों को भी क्या है, भारतीय नागरिकता मिल गई, इससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आगे अगर देखें इसको इंग्लिश मीडियम में, तो कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाइंग प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब, इन तरीकों से जो है पाई जा सकती है नागरिकता। एंड नागरिकता जो है कोई भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ नागरिकता मिल सकती है। तो उनके भी तरीके रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगले क्वेश्चन में होने के बारे में बताया गया कि नागरिकता, अगर आप भारत के नागरिक है तो आप अपनी नागरिकता कैसे खो सकते हैं, तरीके। तो लंबे समय तक अनुपस्थिति रहती है आपकी, तो आपकी नागरिकता जो है जा सकती है। जैसे 10 वर्ष तक जो है आपकी नागरिक, मतलब लगता है कि 10 वर्ष तक आप जो है अनुपस्थित है उस देश में, तो आपकी नागरिकता जा सकती है। ये भी कई देशों में। विवाह, आपने दूसरे देश में जाकर किसी कन्या से, किसी लड़की से या किसी लड़के से विवाह कर लिया, शादी कर ली, तो वहां की, जैसे भारत के अंदर है, आप भारत के अंदर है क्या, तो आप अगर दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो आपकी ये वाली नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दोहरी नागरिकता है, यानी आप अमेरिका की भी नागरिकता रख सकते हैं और पाकिस्तान की भी रख सकते हैं। लेकिन भारत ने किसको अपना रखा है, एक हरी नागरिकता, जिसके अंदर आप दूसरे देश की जैसी नागरिकता लेंगे, यहाँ की नागरिकता आपकी रद्द कर दी जाती है। अगर आप दूसरे देश में जाके विवाह कर लेते हैं, वहां की नागरिकता आपको मिल जाती है, तो यहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता आपको खत्म हो जाएगी। विदेश में सरकारी नौकरी, अगर आप विदेश में जाके उल्टा कर देना, वही आपको यहाँ जो आपने पाने वक्त करी थी नागरिकता। विदेश में सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाती है, तो वहां की आपको नागरिकता मिल जाएगी, तो यहाँ की ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। तो इच्छा से नागरिकता का त्याग, आप अपने स्वेच्छा से, मतलब है अपने आप या खुद से आप जो है यहाँ की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं और दूसरे देश की लेना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाने पर, अगर आप किसी और देश की किसी भी कारणवश नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ती है। देशद्रोह का आरोप आप पे सिद्ध हो गया है कि आपने देश के लिए कोई ऐसा काम, मतलब देश के हित में नहीं बल्कि विरुद्ध आपने बहुत बड़ा खतरनाक काम किया है, ये देशद्रोह में आता है। तो आपने देश को धोखा दिया है, तो इसमें आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है। गोद लेना, यदि कोई बच्चा किसी विदेशी गोद ले लेता है, तो बच्चा अपने नए माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। विदेशी सरकार के सम्मान प्राप्त करना, यदि कोई नागरिक अपने देश की आज्ञा के बिना किसी विदेशी सरकार द्वारा जो है दिए गए सम्मान को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि आपके पास ये अधिकार नहीं रहता कि आप दूसरे देश के जो भी सम्मान है उसको ले, तो अब आप जो है यहाँ की नागरिकता खो सकते हैं। ये है होने के बारे में। डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 6 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स लिखे हुए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 30वां रहता है, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, विस्तार से आपको समझाना है। तो स्थानीय शासन क्या होता है, सबसे नजदीक का शासन, इसका विकास कैसे हुआ। तो आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद जो है अस्तित्व में आए। उस वक्त उन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें जो है बनाई जाती है। तो संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, उसमें उसके बाद जो है स्थानीय जो शासन है उसको, क्योंकि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन होता है, इसमें कार्य बताए होते हैं कि क्या क्या आपको कार्य है, क्या क्या आपके कार्य नहीं है। तो इसके अंदर जो है इनको मजबूती मिलती है। फिर 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम देख ले हम, तो एक अन्य प्रयास था जिसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। तो ये आज के समय देखिए तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था आप देखते हैं। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। 1989 में 1979 में पीके पुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा जो है यहाँ पे दर्जा आएगा, ठीक है, दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। और ब्राजील के संविधान में प्रांत, संघीय, जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। ब्राजील का एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे। संविधान का 73वां 74वां संशोधन जो था 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संशोधन जो है संशोधन पारित किया। ये आप डाल सकते हैं कि स्थानीय शासन का जो विकास किस किस तरह से हुआ, यहाँ पे सरकार के द्वारा या देश के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, ये आपका है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, हाउ डिड लोकल गवर्नमेंट डेवलप इन इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हुई है, किस तरह से हुई है,
आज के समय आप जो देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था वो कैसे बनी, एक तरह से आपको ये बताना है क्या क्या चीजें ग्रामीण स्तर पर या स्थानीय स्तर पर की गई सरकार के द्वारा। तो ये आपका आ जाएगा। एंड संविधान के अंदर भी बहुत सारे संशोधन होते हैं जिसके अंदर 73वां और 74वां भी अमेंडमेंट्स है। इसी के अंदर 8वें के अंदर पूछा गया 73वां और 74वां, सॉरी 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का वर्णन करना है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है किससे रिलेटेड है, तो ये है स्थानीय शासन से जुड़ा, जो कि गांव के स्थानीय शासन, क्योंकि 73वां एंड 73वां क्या है गांव से, वहीं पे 74वां शहर से है, शहर के स्थानीय शासन से। जैसे शहर में क्या होता है, नगर पालिका होती है, नगर निगम आपने पढ़ा होगा, ऐसी गांव में पंचायत होती है। तो 73वां क्या है गांव से रिलेटेड है। 1993 में 73वां और 74वां संशोधन जो है लागू हो जाते हैं। 1992 के अंदर कोशिश की जाती है। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान क्या है, तो स्थानीय शासन की पिरामिड रूप जो है यहाँ पे संरचना, जिसमें पहले पायदान पर जिला पंचायत है, दूसरे पर ब्लॉक समिति, तीसरे पर जो है ग्राम सभा पंचायत है। चुनाव अगर देखें तो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों का चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की अवधि जो है 5 साल की होती है। यानी सीधे अगर आप देखें तो जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं उसके एग्जाम्पल में हमने कई बार आपको बताया, तो पंचायती जो व्यवस्था है उसके अंदर डायरेक्ट चुनाव होते हैं, सीधे जनता चुनती है। आरक्षण, यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो दिखाया गया है कि 1/3 सीटें जो है महिलाओं को दी जाती है। एंड इसकी वजह से आज के समय कई सारी महिलाएं सरपंच के पद पर कार्य कर रही है, ये भी आप लिख सकते हैं। एंड अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए भी क्या है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं। विषयों का स्थानांतरण, यहाँ पे संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कार्य जो है इनको सौंपे गए, 29 ऐसे विषय जिनके ऊपर ये अपने फैसले लेंगे। तो ये सारे विषय स्थानीय विकास की कल्याण को जरूरतों से संबंधित है। राज्य चुनाव आयोग तो देखें तो प्रदेशों के लिए ये जरूरी है कि इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। ये राज्य की चुनाव जिम्मेदारी होगी कि क्या, कि इनका जो चुनाव है ये कराने की, और राज्य वित्त आयोग यानी पैसे से संबंधित जो भी चीजें हैं वो इसकी देखरेख राज्य ही करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के बारे में। एंड इंग्लिश मीडियम में देख पाएंगे 73वां संविधान संशोधन के बारे में बोला गया है कि 73 व्हेन डिड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेक प्लेस। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपसे 73 आएगा, वहां पे 7 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन है, उसके बारे में बोला गया अमेंडमेंट टेक प्लेस एंड डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पे आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं।